हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम ये देखेंगे कि फेमस साइंटिस्ट एंड उनके कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर के साथ साथ ये बताता रहूँगा कि ये जो टॉपिक है वो किस चैप्टर से आया है, ये साइंटिस्ट किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है। ठीक है ना। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं रेगनाल्ड सी पुनेट। ठीक है, तो जो रेगनाल्ड सी पुनेट है ये बेसिकली आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से हैं। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो आपका पुनेट स्क्वायर है ना, जो ये पुनेट स्क्वायर है, ये पुनेट स्क्वायर किसने डेवलप किया था। ये क्वेश्चन रिसेंटली 2019 या 20 का ही है। इसमें यही पूछा गया था कि पुनेट स्क्वायर डेवलप किसने किया था। तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट के नाम, और ये क्वेश्चन पूछा था, साइंटिस्ट का नाम पूछा गया, दूसरा पूछा गया था कि ये जो साइंटिस्ट थे वो कहाँ के थे। ब्रिटिश साइंटिस्ट, और ब्रिटिश को ही इंग्लैंड कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और फिर अलग अलग ऑप्शन थे, जर्मन थे या रशियन थे ये। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। जो आरसी पुनेट, आरसी का मतलब रेगनाल्ड सी पुनेट जो था, वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड के थे, और वो एक जेनेटिसिस्ट थे। और उन्होंने पुनेट स्क्वायर डेवलप किया था। पुनेट स्क्वायर तो पता ही होगा ना, जब भी हम किसी उसको क्रॉस कराते हैं या बेसिकली दो मेल फीमेल को लेते हैं, गैमेट्स दिखाते हैं, तो ऐसा दिखाते हैं ना कि मेल इस तरफ है, फीमेल इस तरफ है, वो वाला। ठीक है। एंड सेकंड मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। और इन्होंने काम कब से कब तक किया था ये आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 1856 से लेके 1863 तक किया था। और प्लस इन्होंने 1865 में मेंडल का वर्क, जो मेंडल ने काम किया था उसको पब्लिश भी किया था। ठीक है। फिर अगले डिवेरिस, कॉरहेन एंड शेमैक। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, मेंडल ने जो काम, देखो हुआ क्या था ना, मेंडल ने 1865 तक अपना काम जितना भी किया था उसको एक बोल सकते हो कि अपनी बुक लिखकर उसे पब्लिश की थी। पर 1900 तक उनका जो काम था वो बिल्कुल अनडिस्कवर रहा। इसके पीछे रीज़न ये था कि उस समय की जैसे कि आज के डेट में बहुत सारे मैं कहूँगा कि इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है या हर तरीके से पब्लिश करने के तरीके हैं। और और बहुत सारे चैनल्स भी हैं जिससे कि कोई भी अगर बंदा है वो फेमस हो सकता है या उसकी कोई भी चीज़ पब्लिश हो सकती है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। पर उस समय 3 रीज़न बता रखे हैं बुक में जिसका से वो फेमस नहीं हो पाए थे। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने, डिवेरी, कॉरहेन एंड वॉन शिमैक ने मिलके उनके काम को वापस से क्या किया था, रीडिस्कवर। ये लाइन मत भूलना, रीडिस्कवर किया था मेंडल के वर्क को। और 1900 के बाद की बात है। फिर आगे आते हैं सटन एंड बावरी। ठीक है, सटन एंड बावरी, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी। ठीक है। फिर आएंगे मॉर्गन। जो मॉर्गन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो क्रोमोसोमल थ्योरी का ना वेरिफिकेशन किया था। और कैसा वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये ध्यान रखना। सटन एंड बावरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, और मॉर्गन ने उस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आओगे अल्फ्रेड स्टुअरवेंट। ये सभी जो बता रहा हूँ ना, ये सब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से ही हैं। वो बेसिकली मॉर्गन के स्टूडेंट थे। और बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि दो जीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसको मैप किया था, और मैप करके उनको एक यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो क्या लिखा हुआ, अल्फ्रेड स्टुअरवेंट, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, यूज्ड frequency of recombination between gene pair on the same chromosome as a measure of distance between genes and map their position on chromosome। और उनकी जो पोजीशन है वो क्रोमोसोम पे मैप की थी। ठीक है ना। फिर हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट थे। तो हैंकिंग ने बेसिकली जो एक्स क्रोमोसोम है उसके बारे में बताया था, ये एक्स बॉडी के बारे में बताया था। तो ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू द स्पर्माटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट्स एंड ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर। तो बेसिकली एक्स बॉडी, जो बेसिकली जो स्पर्म होता है उसमें एक्स होता है। ठीक है।
और उसके बाद अगले हैं लैंगडॉन डाउन। लैंगडॉन डाउन के नाम पे ही डाउन सिंड्रोम रखा गया है। ये 1866 की बात है। फर्स्ट टाइम ये बीमारी को इन्होंने डिस्कवर किया था और इन्हीं के नाम पे रखा गया बीमारी का नाम डाउन सिंड्रोम। और उसके बाद ठीक है, ये बीमारी क्या है आपको पता ही है। फिर अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये स्टार्टिंग जब पढ़ोगे तो फेडरिक मिस्चर ने न्यूक्लियन टर्म के में बताया था कि जो आपके मतलब वो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एक एसिडिक मटेरियल प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियस के अंदर एंड उसे न्यूक्लियन नाम दिया था। फिर मॉरिस विल्किन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन इन्होंने अपने जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेटा जो कलेक्ट किया था और कलेक्ट करके ही डीएनए के बारे में उनकी जो ऑब्जर्वेशन आई थी। ठीक है, फिर आगे फिर जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है, डीएनए का। और ये जो मॉडल दिया था वो रोजन फ्रैंकलिन, ठीक है, उनके जो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिया था उसी के बेसिस पे जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक ने दिया था अपना मॉडल। और फिर फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा भी दिया था। सेंट्रल डोगमा ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है, जिसमें आपने पढ़ा है कि डीएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से बेसिकली आगे जाके प्रोटीन बनता है। ठीक है, फिर अरविंद चारगफ साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि जो प्यूरिन होता है वो हमेशा बराबर किसके होता है, पायरिमिडीन के। और प्यूरिन में क्या क्या आता है, प्यूरिन में बेसिकली बोलूँगा आग। प्यूरिन के अंदर आते हैं आग। आग का मतलब एडेनिन एंड ग्वानिन। तो इसका मतलब ये है कि आग प्लस जो सी यू और टी, साइटोसिन यूरेसिल एंड थायमिन, मतलब एडेनिन हमेशा थायमिन के सामने आता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के सामने आता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और इनका अगर बात करूँ मैं कि एडेनिन प्लस ग्वानिन और थायमिन प्लस साइटोसिन का सम हमेशा कांस्टेंट 1 आएगा, ये बताया था। फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किया था, आपको पता है। फिर ऑसवाल्ड, एवरी, मैकलियोड एंड मकार्टी। तो एवरी, मैकलियोड एंड मकार्टी 3 साइंटिस्ट थे। उन्होंने कि ये तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नीचे एक्सप्लेन किया था। बायोकेमिकल मतलब कि जो भी चीज़ जा रही है वो है क्या, ठीक है। फिर आगे आओगे, हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट था, हर्शियन चेज 1952, पीछे पढ़ा हमने। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनइक्विवोकल प्रूफ, कि इसके प्रूफ के बाद लोग ज़्यादातर मान गए थे। एंड किस पे किया था, इकोलाई एंड बैक्टीरियोफेज को मिला के किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर जॉर्ज गैमो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है। और उन्होंने इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 अमीनो एसिड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। मतलब इन्होंने बेसिक दिखा जाए तो ट्रिपलेट के बारे में बताया। ट्रिपलेट कोडोन जो होता है वो कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, उसका नेम उन्होंने बताया था। फिर आगे आओगे, हर गोबिंद खुराना। हर गोबिंद खुराना बेसिकली उन्होंने एक आर्टिफिशियल देखा जाए कि आरएनए मॉलिक्यूल को बनाया था, ठीक है ना। फिर मार्शल नियरबंग, तो मार्शल नियरबंग ने एक सेल फ्री सिस्टम प्रोटीन बनाया था। एंड ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस बंदे का नाम याद करो, सेवेरो ओक्वा। सेवेरो ओक्वा ने एक एंजाइम बनाया था, डिस्कवर्ड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम हेल्प इन पॉलीमराइजिंग आरएनए इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर इन सेल फ्री सिस्टम। मतलब सेल एक सेल नहीं है फिर भी वो एक देखा जाए ना, उन्होंने पास एक ऐसा एंजाइम था जिससे वो आरएनए और आरएनए से आगे जाके प्रोटीन डेवलप कर सकते थे। सेल फ्री सिस्टम, बिना सेल के बना सकते हैं, उन्होंने एक आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया था ऐसा, ठीक है। फिर उसके आगे टेलर एंड उसके कलीग्स थे कुक्स, उन्होंने एक वीसिया फावा रेडियो एक्टिव थाइमोदिन को यूज़ करके डीएनए, जो डीएनए का है नेचर सेमी कंजर्वेटिव, उसके बारे में बताया था। एंड फिर आगे जाके एक साइंटिस्ट और भी हैं, एक का नाम है जैकब एंड दूसरे का नाम मोनार्ड। तो जैकब एंड मोनार्ड, ठीक है, तो जैकब एंड मोनार्ड ने मिलके लैक ऑपरॉन के बारे में बताया था, ठीक है, ये ध्यान रखना।
फिर फ्रेडरिक सैंगर ने डेवलप किया ऐसा मेथड जिससे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन एंड आल्सो मेथड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। मतलब फ्रेडरिक सैंकर जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिससे इंसान सीक्वेंसिंग ना करे, एक कंप्यूटर डेवलप किया जिससे वो खुद मतलब बता सकते हैं कि अगर डीएनए है तो आगे जाके वो क्या प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो लिखा डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन एंड मेथड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। फिर डॉक्टर रालजीत सिंह स्टार्टेड डीएनए सीक्वेंसिंग इन इंडिया एट, ये तो थोड़ा बुक में नहीं है पर आप ध्यान रखो कि पहले साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग, या मैं बोल सकता हूँ कि डीएनए सीक्वेंसिंग को स्टार्ट किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डेवलप किया ना, एलेक्स जेफरी। ठीक है, फिर स्टैनले। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर की बात हो रही है थोड़ा ये, स्टैनले मिलर। तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने वो बेसिकली आज जो नेचर में पहले कंडीशंस थी वो उस कंडीशन को डेवलप करने में कामयाब हो पाए, और दिखा रखा है कि उन्होंने पूरा एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया जहाँ पे, और उसमें टेम्परेचर 800 डिग्री किया, उसमें कौन कौन सी गैस थी वो डेवलप किया, और कौन सी गैस, एनवायरनमेंट क्या क्या था वो सब डेवलप किया। और फाइनली ये जब डेवलप किया तो उन्होंने अब फर्स्ट टाइम अमीनो एसिड को देखा कि उसमें क्रिएट हुआ है। फिर ओपरिन रशिया का था, हेल्डेन इंग्लैंड का था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इन दोनों ने केमिकल एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया और बताया कि नॉन लिविंग चीज़ों से कोई लिविंग मॉलिक्यूल क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे आओगे लॉइस पॉस्चर। लॉइस पॉस्चर ने बताया कि लाइफ जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज होती है। फिर चार्ल्स डार्विन आए। चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम है फिटेस्ट, गेव द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, फिर आगे अल्फ्रेड वेलक। तो जो अल्फ्रेड वेलक थे एक नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने आर्चिपेगलों पे काम किया था, और ये जो आर्चिपेगलों पे काम किया था और ये जो थ्योरी है वो नेचुरल सिलेक्शन को एक सपोर्ट करती है। ठीक है, अर्नस्ट हैकेल ने बेसिकली एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन ऑब्जर्व किया था एम्ब्रोनिक स्टेज में टू कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट वर एब्सेंट इन अडल्ट। ठीक है, फिर कार्ल आर्न्स्ट वॉन बियर, और उन्होंने उसके जो थ्योरी को, जो का आर्न्स्ट हैकल की थ्योरी को डिसअप्रूव किया था। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो थॉमस माल्थस थे उन्होंने किस पे काम किया था, तो पॉपुलेशन पे काम किया था। ठीक है, फिर हुगो वेज ने किस पे काम किया था, इवनिंग प्राइमरोज पे काम किया था, एंड वो एक म्यूटेशन का आइडिया आया था उनको। फिर हार्डी विन का जो प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल क्या कहता है और ये प्रिंसिपल किसके लिए एप्लीकेबल है, तो हार्डी विन का प्रिंसिपल से दैट एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। किसी भी एक पर्टिकुलर छोटी सी पॉपुलेशन में एलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहना चाहिए जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, और उसका सम दिखा रखा है P+Q 1 होना चाहिए, या P² + Q² +2PQ का बड़ा सम 1 होना चाहिए। मतलब बेसिकली P+Q का होल स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, ये तो चलो नहीं है आपके एनसीईआरटी में, ये भी नहीं है। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के बारे में बताया था। फिर अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी को एंटीबायोटिक डिस्कवर के लिए मतलब इन्होंने डेवलप किया था, बाद में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, हाँ, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट जो बॉय थे उन्होंने बेसिकली फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डेवलप किया था कब, 1972 में। और नहीं, ये तो नहीं है। हाँ, ये ना आपकी बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ये जो कैरी मुलिस है ना, पर ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बता रखा है कि कैरिस मुलिस नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने पीसीआर को बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट किया था। ये भी देख लो, नेथन अर्बन एंड स्मिथ गॉट नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एलन एलन रूल होता है। ठीक है, तो एलन रूल विच स्टेट दैट पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन हैव स्मॉलर ईयर्स एंड टू रिड्यूस हाइट लॉस। मतलब ये रूल है, अब तो आपके सिलेबस से कट गया है। ये रूल ये कहता है कि जिन एनिमल्स के बॉडी मतलब बेसिकली छोटे होंगे, वो मतलब अगर बॉडी के पार्ट्स का मतलब साइज छोटा होगा तो कम से कम हीट को लॉस करेंगे एंड वो सर्वाइव करेंगे। फिर गॉस भी साइंटिस्ट थे, और उन्होंने अपना एक गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था कि नेचर में अगर दो क्लोजली स्पीशीज कॉम्पीट करेंगे एंड
एक ही जगह पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते, जो उसमें सुपीरियर होगा वो इन्फीरियर को एलिमिनेट कर देगा उस जगह से, ठीक है। फिर ये मार्क आर्थर नाम का साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ध्यान रखना, जो मार्क आर्थर साइंटिस्ट थे वो ये वाला वार्लेबल्स वार्लेबल्स रिलेटेड था। एंड उन्होंने बताया कि कैसे एक ही जगह पे डिफरेंट अलग अलग स्पीशी एक ही पेड़ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, ये बताया था इन्होंने। फिर रॉबर्ट कॉन्स्टेंजन कलिक्स, उन्होंने जितने भी नेचर में चीज़ें हैं उन पे प्राइस टैग लगाया। प्राइस टैग का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। फिर कॉर्नेल, तो कॉर्नेल वर्कड ऑन कॉम्पिटिटिव रिलीज इन फील्ड एक्सपेरिमेंट भी बार्नेकल्स। रॉबर्ट मै के हिसाब से पूरे मतलब देखा जाए कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, 7 मिलियन। फिर एडवर्ड विल्सन एक सोशो बायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज करा। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली नीट में आया हुआ है, ठीक है। फिर एम एस स्वामीनाथन, ये अब साइड कट चुका है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। फिर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने लॉ ऑफ एरिया स्पेसिएशनशिप दिया था। फिर डेविड टेलमैन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड बेसिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसको लेकर, पॉपुलेशन को लेकर कि अगर कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो कैसा है, कहीं कम पॉपुलेशन है तो वो कैसा है। तो लिखा है शो फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट दैट इंक्रीज डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। अगर किसी एरिया में स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। फिर पॉल एलरिच नाम के साइंटिस्ट थे, वो लिखा हुआ पॉल एलरिच इकोलॉजिस्ट फ्रॉम स्टैनफोर्ड गेव द रिबिट पॉपेट हाइपोथेसिस। वो बेसिकली जो बहुत, जैसे मान लो कोई एरोप्लेन है तो एरोप्लेन में बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से ऐसा कौन सा बॉडी का पार्ट है जो उस प्लेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वो इम्पोर्टेंट पार्ट अगर रिमूव कर दोगे तो उन्हें क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो समझाया गया इसके में, ठीक है। मतलब ये जो जो आपको नाम दिख रहे हैं ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक बार अच्छे से बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए कि इस साइंटिस्ट के बारे में क्या क्या बुक में है। फिर आंस्ट हैकर टर्म, तो जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, कॉइन द टर्म एंड डिफाइन इकोलॉजी। फिर लिंडमैन 10% लॉ। अब M.W. बेजनिक, उन्होंने ये बेसिकली एक टर्म दिया था कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम। इसका मतलब ये होता है ऐसा फ्लूड जो इन्फेक्शियस होता है, बीमारी कॉज कर सकता है। M. स्टैनले, उन्होंने बताया था कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल आर लार्जली ऑफ प्रोटीन। फिर टीओ डाइनर ने वायलेट को डिस्कवर किया था। कैरलस लीनियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था एंड और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। जॉर्ज बेंथम एंड हुकर, उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये आपको सेकेंड चैप्टर मिलेगा। फिर अर्नस्ट मेयर को अर्नस्ट जो मेयर थे उनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है उन्हें। एंड जो रामचंद्रन थे, उन्होंने बेसिकली प्रोटीन जो कोलेजन प्रोटीन होता है उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। फिर एंटन वॉन लियोनहुक पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस के बारे में। फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट है उन्होंने बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन को बेसिक डाई डाल के ऑब्जर्व करवाया था। फिर माथिया शिल्डन, दो साइंटिस्ट बताए थे, एक शिल्डन बताया था एक श्वान बताया था। तो बताया था जो शिल्डन होते हैं वो शिल्डन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और जो श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, देख लेना, ठीक है। रड ऑफ वर्चू ने बोल सकता हूँ कि एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओमनी सेल्ला ई सेल्ला का मतलब बता चुका हूँ आपको पहले ही। और कैमिलो गोल्गी फर्स्ट गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट हैं। जॉर्ज पैलेट राइबोसोम को ऑब्जर्व किया था। फिर जूलियस वॉन शेक, उन्होंने बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स वर्ड बताया था और ग्लूकोज के बारे में बताया था। जोसेफ प्रीस्टली जो थे 1770 की बात है, उन्होंने बताया था कि क्या रोल होता है ऑक्सीजन का, सॉरी मतलब बेसिकली इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी तो करी प्लस बताया कि क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी प्लांट ग्रोथ
के लिए ऑक्सीजन का या उसकी गैस का। जूलियन वॉन्शैक, ग्लूस्कोर बताया मैंने ऊपर भी आपको। टी डब्ल्यू इंगलमैन ने, ये इंपॉर्टेंट है, जो टी डब्ल्यू इंगलमैन थे, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट इन फोटोसिंथेसिस, मतलब बेसिकली उन्होंने प्रिज्म से लाइट, वाइट लाइट पास करके उन्होंने मतलब बेसिकली देखने को मिला कि आपको किस रीजन में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिली, ब्लू एंड रेड रीजन में। फिर कॉर्नेलियस वैन नील, इन्होंने बेसिकली ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़रूरी है, और आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। फिर मेल्विन कैल्विन जो थे, उन्होंने C3 साइकिल को एक्सप्लेन किया था। ठीक है। अब हैच एंड स्लैक साइकिल C4 साइकिल है, और ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। एम्डन, मेरहॉफ एंड पार्नस, इसको EMP पाथवे बोलते हैं, EMP पाथवे। ये बेसिकली ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, ध्यान रखना। एम्डन, मेहरॉफ एंड पार्नस, इन तीनों ने मिलके EMP ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लेन किया था। फिर चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास पे कुछ काम किया था एंड ऑक्सीजन के बारे में बताया था। ठीक है। FW वेंट ने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था ओट ऑफ सीडलिंग से। कुरासावा जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताऊँ ऑब्जर्व किया था स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस जिब्रेला फिजिकोराई एंड कॉज डिजीज सिम्टम्स इन राइस सीडलिंग। फिर कुरोसावा हो गया। उसके बाद एफ स्कूक एंड उसके कोवर्कर, जो एफ स्कूक थे एंड उसके जो कोवर्कर थे, उन्होंने इंटरनोड सेगमेंट्स ऑफ टैबोको स्टेम्स कैलस डिफ्रेंशिएटेड ओनली व्हेन द सप्लाइड ऑफ न्यूट्रिएंट ऑक्सीन एक्सट्रैक्ट लाइक ईस्ट एक्सट्रैक्ट और कोकोनट मिल्क। जब पढ़ोगे तो ये ध्यान रखना, एफ स्कूक एंड उसके कोवर्कर थे, उन्होंने प्लांट जो कोकोनट मिल्क होता है, ऑक्सीजन होता है, इन सबको यूज़ करके कुछ किया था। वो चेक कर रहे थे बीमारी को लेकर। फिर मिलर, 1955 की बात है, उन्होंने आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग सब्सटेंस काइनेटिन, मतलब वो डिस्कवर रहते हैं कि जो सेल को डिवाइड करने वाले जो सब्सटेंस है उसके बारे में। एच कजिन्स, जो एच कजिन्स थे, उन्होंने एक वोलेटाइल सब्सटेंस को ऑब्जर्व किया था, कंफर्म भी किया था कि वो कौन है। तो वो कोई भी अगर कोई फ्रूट है, अगर पक रहा है, तो उसके आसपास एक गैस रिलीज होती है, उसका नाम क्या होता है? इथाइलिन। ठीक है।